हे गाइस, वेलकम टू माय क्लास। इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं कहूंगा कि ये फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए, आप चाहे कोई सा भी टॉपिक ले लो फिजिक्स में, राइट? आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उन सभी में आप फोर्सेस की बात करेंगे। जैसे ग्रेविटेशन आएगा, राइट? फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, फ्लूइड्स जिसमें आप पढ़ेंगे। आप अगर 11th क्लास की बात करें तो पूरी मैकेनिक्स है उसमें। अगर आपने लॉज ऑफ मोशन सही से नहीं समझा है कि किस तरीके से हम फोर्सेस को लगाते हैं, किस तरीके से हम इक्वेशंस बनाते हैं, किस तरीके से देखा जाता है हर चीज को मोशन में हो रहा है जो, राइट? तो आपके लिए फिजिक्स उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगी। अगर इसीलिए ये चैप्टर आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर वीडियो को देखिएगा। आपको समझ आए नहीं समझ आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा डिटेल में और बहुत ही स्लोली कवर करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में लेने हैं, राइट? तो फोर्स क्या होता है इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूं तो फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट? देखो किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको एक पर्सन दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये एक ब्लॉक जो रखा हुआ है सरफेस पे उसको धक्का लगा रहा है, राइट? तो ये क्या कैसा फोर्स लगा रहा है? ये पुश नेचर है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं फोर्स की पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है? ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये हो गई आपकी फोर्स की डेफिनेशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये कैसा फोर्स फोर्स लगा रहा है? ये पुश कर रहा है, ठीक है? तो ये भैया पुशिंग फोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? दूसरी तरीके से क्या हो सकता है? देखो इस नीचे वाले बंदे को देखो। ये नीचे वाला बंदा क्या कर रहा है? ये इस आइस क्यूब को अपनी तरफ खींच रहा है। तो पुलिंग में क्या होता है? पुलिंग में आप फोर्स अपनी डायरेक्शन में लगाते हो एंड पुशिंग में आप अपने से अवे लगाते हैं, राइट? समझ आ गया आपको पुश एंड पुल में डिफरेंस? तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं फोर्स क्या है, तो फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये इतना समझ आया आप लोगों को? फोर्स की सिंपलेस्ट डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई ना? चलो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूं, अच्छा आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, हालांकि कोई कुएं से पानी आजकल निकालता नहीं है, तो आप कौन सा फोर्स लगाओगे? अगर आप कुएं से पानी निकाल रहे हो तो देखो आप अपनी तरफ खींचोगे, राइट? तो आप पुलिंग फोर्स लगाओगे, राइट? यहाँ पे ये बंदा येलो कलर की टी शर्ट वाला ये धक्का दे रहा है डोर को, तो ये कैसा कर रहा है? ये पुशिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है? तो पुल और पुश में आपको, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है? अब देखते हैं कि आखिर फोर्सेस के हमारे पास टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फोर्सेस का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लो, जो कि हम डिटेल में इन सारी चीजों को आगे देखने वाले हैं, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बताता हूं, एंड डोंट वरी, ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक करके मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू अभी दे रहा हूं। पहला क्लासिफिकेशन है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपको नाम में क्या दिख रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में नाम में ही कॉन्टैक्ट है। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। वो फोर्सेस जो तभी लग सकते हैं जब दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो फोर्सेस कहलाएंगे हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस जो तभी एप्लीकेबल होते हैं जब दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं, राइट? फोर्सेस which come into existence, ठीक है? डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ओनली इफ, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है मेरे से कभी कभी, ठीक है? ओनली इफ देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज, ठीक है भाई? कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? जल्दी से बताओ। वो फोर्सेस जो केवल तभी अप्लाई होंगे अगर दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, राइट? जैसे देखो, सबसे इजी एग्जांपल, मैं इस बॉटल को उठा रहा हूं, ठीक है? कैसे फोर्स, कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? तो भाई मैं अपनी मसल पावर लगा रहा हूं, मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूं, राइट? तो क्या मैं ये बॉटल को दूर से, अगर बॉटल मेरे से दूर रखी हुई है, मैं बिना टच किए इसको उठा सकता हूं क्या? स्पाइडरमैन तो हूं नहीं, मेरे पास कोई सुपर पावर्स भी नहीं है, राइट? कि मैं मैग्नेटिक फोर्स से इस तरीके से खींच लूं अपनी तरफ, राइट? तो मस्कुलर फोर्स जो आप फोर्स लगाते हो, बोल रहा हूं कि हम जो मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, मैं बिना टच किए तो उस पर नहीं लगा सकता, मुझे बॉटल को टच करना पड़ेगा ना। तो मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आप बिना टच किए दरवाजे को नहीं पुल कर सकते, धक्का भी नहीं मार सकते। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? चलो, अब बात करते हैं क्या क्या होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल। टेंशन फोर्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, टेंशन मत लेना, इसका नाम सुन के टेंशन फोर्स देखो क्या होता है, राइट? तो आप देखो, सपोज यहां पे मैं एक ब्लॉक बनाता हूं। टेंशन फोर्स क्या होता है? कोई भी रस्सी या धागा जो फोर्स लगाए वो टेंशन फोर्स होता है। इसको डिटेल में देखेंगे, अभी आप फिलहाल बस मैं इनके नाम आपको बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू रहे, राइट? तो सपोज ये बंदा ऐसे खड़ा है
और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी ना अगर इस ब्लॉक से जिसका मास m है आपने एक रस्सी कनेक्ट की हुई है और आप उस रस्सी को ऐसे से खींच रहे हो, राइट। तो रस्सी टाइट हो जाएगी ना, है कि नहीं। तो जो फोर्स रस्सी में डेवलप होता है, या मैं बोलूं इन सिंपल वर्ड्स कि जो फोर्स रस्सी आप पे लगाती है या आप रस्सी पे लगाते हो, वही फोर्स कहलाता है टेंशन फोर्स। क्लियर है। एक एक करके डिटेल में हम बहुत सारे टेंशन फोर्स कैसे निकालते हैं एग्जांपल्स देखेंगे। अभी नाम समझ आया ना कि टेंशन फोर्स क्या होता है, क्लियर है ना। टेंशन फोर्स क्या होता है, फोर्स बाय विच अ स्ट्रिंग पुल्स। इसको डिटेल में हम लोग और बाकी देख लेंगे। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो भैया आपने देखा होगा कि सपोज यहाँ पे एक मैंने लगा दिया स्प्रिंग, राइट। ये एक वॉल है और इधर एक ब्लॉक है, ठीक है। आपको स्प्रिंग को दबाने के लिए, इस ब्लॉक को अंदर की तरफ दबाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, राइट। तो आप धक्का दोगे, स्प्रिंग आपको वापस धक्का देगा, आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। जो फोर्स स्प्रिंग लगाए वो क्या कहलाएगा, वो स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा। कोई परेशानी। तो टेंशन फोर्स क्या होता है, अगर आपके पास रोप है, कोई स्ट्रिंग है, धागा है, वो जितना फोर्स आप पे लगाए वो कहलाएगा टेंशन फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जो फोर्स स्प्रिंग लगाए, है ना। स्प्रिंग खींच भी सकता है, स्प्रिंग पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है ना। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जो भी फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है वो स्प्रिंग फोर्स होता है, ठीक है। चलो स्प्रिंग फोर्स की बात हो गई, ये भी डिटेल में हम देख लेंगे बाद में। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, तो ये सुन लो पहले, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है। कोई भी दो बॉडीज जो एक दूसरे के कांटेक्ट में, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, राइट। वो फोर्स कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक बॉडी रख दी जमीन पे, ये आपका ग्राउंड है और उसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, सो ये बॉडी इस ग्राउंड को नीचे धक्का दे रही होगी, राइट। इन दोनों बॉडी और ग्राउंड के बीच में फोर्स है कि नहीं है, वही फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और एग्जांपल देखो इसके, जैसे एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक यहाँ है, बगल बगल में रखे हुए हैं और हम इन दोनों ब्लॉक्स को इस तरीके से मूव कर रहे हैं ऑन दिस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे ना, दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे। सो जो फोर्स दो बॉडीज के बीच में है वो फोर्स कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लेकिन इस नॉर्मल का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताओ। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, राइट। सो दो बॉडीज के सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उन दोनों के सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको भी हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको क्लासिफिकेशन में बता रहा था कि ये सारी चीजें जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं वो सब क्या है, वो सब कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। जब दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तभी ये फोर्सेज लग पाएंगे। हालांकि ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, आपने बॉल सरफेस पे ऐसे फेंक दी, क्या होगा, बॉल चलती जाएगी, थोड़ी देर बाद आके रुक जाएगी, राइट। ओके ओके ओके, नॉर्मल फोर्स आपको नहीं समझ आया। ये जावेद हुसैन ने बोला है कि हमें नॉर्मल फोर्स नहीं समझ आया। सो देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एक बार फिर से मैं बताता हूं। दो बॉडीज के बीच में, राइट, परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं यहाँ पे एक नए पेज पे आपको बताता हूँ, रुक जाओ, ब्लैक स्क्रीन पे समझाऊंगा। ये देखो, जैसे ये एक बॉडी है जो कि इधर सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है। तो बताओ ये बॉडी सरफेस को नीचे की तरफ दबा रही है या नहीं दबा रही है, दबाएगी ना। जिस फोर्स से दबाएगी वही फोर्स होगा इन दोनों सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है। और मैंने क्या एग्जांपल लिया था, देखो आप अगर ऐसे, ये इंसान है, ऐसे बना दिया मैंने इंसान, वो इधर जमीन पे खड़ा है, तो जब ये इंसान जमीन पे खड़ा होगा तो ये सरफेस को नीचे की तरफ पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने वेट के अकॉर्डिंग, राइट। तो जितना फोर्स ये सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है वही फोर्स कहलाएगा इन दोनों सरफेसेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम एम से डिनोट करके पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी मस्ती में पढ़ो। ये समझ आया। और मैंने क्या एग्जांपल लिया था, मैंने ये नॉर्मल वाला एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लिया था। एग्जांपल्स देखो हम खूब सारे करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं बस आपको इन फोर्सेस के नाम बता रहा हूँ, टेंशन मत लो यार, पहली क्लास है ना। पहली क्लास में मैं सारी चीजें एक बार में कैसे पढ़ा दूं आप लोगों को, तो धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अभी बस आप देखो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है। जैसे देखो ये दोनों ब्लॉक्स हैं, आपने यहां से कोई फोर्स लगाया, ये दोनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ठीक है। अब ये जो पहली वाली ब्लॉक है, ये दूसरे ब्लॉक को धक्का दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ। जो पहला वाला ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक को धक्का देगा कि नहीं देगा, देगा ना, देगा कि नहीं देगा। तो वही फोर्स, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई फोर्स है ना, वही फोर्स कहलाएगा इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है। और एग्जांपल लोगे, और एग्जांपल ले लो तुम अपने, मैं हालांकि बहुत कुछ आगे डिटेल में पढ़ाना है मुझे, डोंट वरी, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, अभी तुरंत परेशान मत हो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे मैं पूरा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब और देखो यहाँ पे, ये सपोज करते हैं कि ये एक क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हमारी ये दो बॉल्स रखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से बॉल्स रख दी, ठीक। नाउ अंडरस्टूड वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग अगेन। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो सपोज हमारे इस कंटेनर में दो बॉल्स रखी हुई हैं, तो देखो ये वाला जो सरफेस है, मैं दूसरे कलर से आपको बना के दिखाता हूँ। ये वाला जो सरफेस है,
ये सरफेस इस बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये वाला फोर्स कहलाएगा इन इस बॉल और इस सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो ये दोनों बॉल्स यहाँ पे कांटेक्ट में है, राइट? तो ये जो कांटेक्ट हो रहा है इन दोनों बॉल्स के बीच में, यहाँ पे ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को ऐसे धक्का दे रही होंगी, यहाँ पे फोर्स लगा रही होंगी, राइट? तो ये जो है इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, राइट? सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? कोई भी सरफेस अगर कांटेक्ट में हो, आप डेफिनेशन सुनो, कोई भी सरफेस अगर कांटेक्ट में हो तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। चलो, सो मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं, जो मैं पढ़ा रहा था वो था हमारा फ्रिक्शन, कि व्हाट डू वी मीन बाय फ्रिक्शन। अब आपने कोई सरफेस लिया, उस सरफेस पे इस तरीके से बॉल को फेंक दिया किसी वेलोसिटी v देके, तो क्या होगी भाई? अब यहाँ पे देखो, ये बॉल को हमने v वेलोसिटी से छोड़ दिया, क्या होगा? धीरे धीरे जाके ये कहीं पे जाके रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों रेस्ट पे आया भाई? तो सरफेस इस पे पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा था, ये फोर्स कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? तो दो सरफेस के ऊपर, दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है। लेकिन अब फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच में डिफरेंस समझो। फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के पैरेलल लगता है और नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। फ्रिक्शन भी दो बॉडीज के बीच में लगेगा, नॉर्मल भी दो बॉडीज के बीच में लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा, या मैं बोलूं टेंजेंशियल लगेगा, और नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। द वर्ड नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। समझ आया या नहीं आया? ही फ्रिक्शन नहीं हो तो आप बॉल को कुछ वेलोसिटी दे दो, बॉल चलती ही जाएगी, कभी नहीं रुकने वाली है। ठीक है, अभी मैं ये बताने वाला हूं। अभी सबसे पहले देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस समझ आ गया आप लोगों को? जो फोर्सेस तब अप्लाई होंगे जब दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, वो फोर्सेस कहलाएंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस सुन लो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं भाई? आपने देखा होगा कि कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो बिना कॉन्टैक्ट के भी लग जाते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं वो एक एग्जांपल कोई बता सकता है क्या मुझे? जल्दी से बताओ, कोई एक एग्जांपल बता सकते हो जिसमें बिना टच किए दो बॉडीज को वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हो, या कुछ भी आपके पास एग्जांपल हो? ग्रेविटी, यस वेरी गुड, जावेद हुसैन एंड संस्कार दोनों ने सही आंसर किया। ग्रेविटी एक ऐसा एग्जांपल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस वेरी गुड, है ना? तो यही एग्जांपल्स हैं इनके जो आपको पढ़ने हैं 12th क्लास तक। ये तीनों फोर्सेस पढ़ने हैं, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम पूरा 9th क्लास में पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा 10th और थोड़ा सा 12th, और मैग्नेटिक भी थोड़ा सा 10th और थोड़ा सा 12th में आप लोग पढ़ेंगे, राइट? होता क्या है समझ गए ना? यू wanna बी अ सीक्रेट यूट्यूबर, ओके ओके, अच्छी बात है। तो डेफिनेशन लिख दो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्सेस विच कैन गेट अप्लाइड इवन इफ देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज, है ना? फोर्सेस विच कैन गेट अप्लाइड इवन इफ देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। समझ आया या नहीं आया भैया? बिटवीन बॉडी सबको समझ आ रहा है? दिमाग की बत्ती जल रही है सबकी या नहीं जल रही है? बुझा के बैठे हो? देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा होगा कि भाई देखो, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, सन अर्थ को हमेशा अपनी तरफ पुल कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा ना, इसका बेसिक्स तो आपको पता होगा, हालांकि हम डिटेल में 9th क्लास में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, राइट? तो यहाँ पर देख लो, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि कोई भी दो ब्लॉक, कोई भी दो मासेस हैं m1 m2, जो कि कोई d डिस्टेंस दूर अपार्ट है, d डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं, तो हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मैं इस बॉटल को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं हर चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं जो भी मेरे पास मास है, इन सारी चीज जो भी मैं, आप मेरे से बहुत दूर है लेकिन स्टिल आई एम अट्रैक्टिंग यू, नॉट बाय माय गुड टीचिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? लेकिन मेरे पास मास है, आपके पास मास है, आप, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी तरफ, राइट? और वो फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ठीक है? ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। अभी के लिए बस मैं इतना बता देता हूं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली फोर्स उतना कम होगा। सो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें क्या जानना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट ना भी हो तब भी वो लगता है, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? अब देखो, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी है वैसे, ये थोड़ा बेसिक तो आप सभी लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आपने देखा होगा बचपन में, आपने कॉम्ब लिया, अपने बालों पे ड्राई हेयर किस तरीके से रब किया और पेपर चिपकाते थे हम लोग बचपन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप सभी ने देखा है ना, आपने कॉम्ब बचपन में किया होगा बहुत बार, कॉम्ब को बालों से रब किया, पेपर के पास ले गए तो पेपर चिपक गया, राइट? तो ये क्या फोर्स है? चार्ज बॉडीज के बीच का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है।
तो चार्ज बॉडीज के बीच का फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस हो ना तब भी लग जाता है, इसलिए वो भी कैसा एग्जाम्पल है, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स आप सभी लोगों को पता है, राइट? आपको मैग्नेट, आप सभी लोगों ने, मुझे तो बहुत पसंद थे मैग्नेट, हाँ, विच आर चार्जेस विच आर स्टेशनरी, ये स्टैटिक का मतलब ही स्टेशनरी होता है ना? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आप सभी ने तो देखा होगा कि मैग्नेट है, आप किसी भी उसको आयरन या आयरन निकल के पास ले जाओ तो वो क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है आयरन नेल्स को, है ना? क्यों अट्रैक्ट कर लेता है भाई? डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, राइट? तो इसीलिए ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, सारी चीजों के एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे। ये मैग्नेटिक फोर्स के दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे कि देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये दोनों लाइक पोल्स रिपेल कर रहे हैं। ये दूर से किसी आयरन चीज को अपनी तरफ खींच ले रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भैया? ये न्यूटन सर के ऊपर ये जो एप्पल गिर रहा है वो कैसे गिर रहा है? अर्थ इसको अपनी तरफ नीचे पुल कर रहा है, लेकिन अर्थ और ये कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुल कर रहा है, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेज आप सभी लोगों को समझ आ गए, ठीक है? अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, क्योंकि हम इसकी बात आगे अच्छे से ले जाएंगे। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, बस अभी मैं आपको बेसिक आइडिया हर चीज का दे रहा हूं पहली क्लास में, ज्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं दूंगा, बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एकदम, है ना? तो एक पर्सन है इधर, वो ऐसे धक्का लगा रहा है, दूसरा पर्सन है इधर, वो इधर धक्का लगा रहा है, पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, राइट? अब बताओ ए ज्यादा धक्का लगाएगा बी से तो ब्लॉक इधर मूव करने लगेगा, राइट? जावेद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट क्लास ना, अब दिस इज द फर्स्ट क्लास, so obviously in first class we can't jump directly into numericals, right? First I'll teach the theory part, conceptual things, and then we'll move on to the numericals, है ना? बिल्कुल टॉपिक वाइज चलता है भाई मेरी क्लास, बिल्कुल परेशान मत हो, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक आज स्टार्ट हुआ है हमारा तो धीरे धीरे चलेगा, है ना? चलो, तो यहाँ पे देखो, अगर फोर्स ए का ज्यादा होगा बी से तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, राइट? लेकिन अगर फोर्स ए और बी का सेम रहा तो क्या होगा? अगर फोर्स ए का और फोर्स बी का सेम रहा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, राइट? अगर इनिशियली वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रह जाएगा, ये तो समझ आ गया, राइट? तो इस केस में अगर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो हम बोलते हैं कि भैया ये फोर्स जो है वो बैलेंस्ड फोर्सेस है, राइट? और अगर फोर्सेस इक्वल अपोजिट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, ठीक है? ये बच्चों वाली चीज है, नॉर्मल सी चीज है, इसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते हैं, खत्म होता है, ठीक है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अब जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, किसी चीज पे लगता है तो क्या क्या चीजें कर सकता है फोर्स, ये देखो क्या क्या चीजें कर सकता है भाई, ठीक है? ये किसी बॉडी जो कि रेस्ट पे है उसको मोशन में ला सकता है, भैया ये बॉटल रेस्ट में थी, मैं उठा के यहाँ पे ले आया, इसको मोशन में ले आया, राइट? सो जो चीज रेस्ट पे है मैं ट्राई कर सकता है फोर्स क्या, उसको मोशन में लाने का। जरूरी नहीं है कि मोशन में आ जाए, मैं बॉल को पुश करने लगूं तो जरूरी थोड़ी ना, बॉल थोड़ी ना मूव कर जाएगी भाई, मैं कोई इतना ताकतवर इंसान तो हूं नहीं, राइट? तो फोर्स क्या कर सकता है, कैन प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है? एग्जांपल्स देखो, ये आप सभी ने टग ऑफ वार गेम खेला है, टग ऑफ वार गेम खेलते हैं ना, जिसमें दो तीन बंदे इधर रहते हैं, कुछ बंदे इधर रहते हैं, इस तरीके से, राइट? सो जो टीम फाइनल जो नेट फोर्स ज्यादा लगा देगी अपनी तरफ वो टीम जीत जाती है, वो टीम इसको पुल कर देती है इधर, है ना? तो यहाँ पे मान लो मैंने एक ब्लॉक रख दिया ऐसे और ये दोनों टीम्स इस ब्लॉक को अपनी अपनी तरफ पुल कर रही हैं, राइट? तो जो टीम नेट फोर्स ज्यादा लगा देगी इस डायरेक्शन में वो उसकी तरफ ब्लॉक चले जाएगा, राइट? लेकिन अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स लगा रही है तो क्या होगा, ब्लॉक हिलेगा क्या? ब्लॉक नहीं हिलेगा, है कि नहीं? तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो आप बोलेंगे कि फोर्सेस आर बैलेंस। जैसे यहाँ पे देखो, अभी डिटेल में मैं एक्चुअली पढ़ाने वाला था लेकिन मैंने सोचा आगे पढ़ाऊंगा जब मैं सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊं। ये एक ब्लॉक है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे आप जरा सोच के बताओ। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, है ना? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में जो कि होता है इसका वेट, ठीक? तो अगर इस पे सिर्फ वेट लग रहा होता तो ये तो नीचे चले जाता, ठीक है? ये समझ आया आप लोगों को? तो एक फोर्स तो इस पे भैया वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर सिर्फ वेट लग रहा होता तो भैया इसको तो नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे जाता है क्या? ये नीचे नहीं जाता, क्यों? क्योंकि इस पे एक ऊपर की डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है जो कि सरफेस लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट? और इस केस में ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg इक्वल होते हैं, राइट? यही रीजन होता है कि आपका ये ब्लॉक रेस्ट पे रहता है ना? तो यहाँ पे ये क्या है, ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, दीज आर द बैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर हुआ है ऐसे बताओ? और अनबैलेंस में क्या होगा, कोई एक फोर्स ज्यादा हो जाएगा। समझ आ गया अब आप लोगों को? जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, और क्या कर सकता है फोर्स? फोर्स किसी चीज को जो कि मूव कर रही है उसको रोक सकता है। भाई आप जब क्रिकेट खेलते हो, बॉल आती है, आप कैच कर लेते हो, आपने फोर्स लगाया, बॉल रुक गई, राइट? तो फोर्स भाई मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, रुकी हुई चीज को चला सकता है, वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अब आपने क्या किया, बॉलर ने बॉल फेंकी, मुझे क्रिकेट पसंद है, हालांकि अब खेलता नहीं हूं,
लेकिन मौका मिले तो जरूर खेलूंगा, सबको हरा दूंगा मैं। ठीक है, चलो देखो। अगर क्रिकेट कोई बैट्समैन मतलब वो बैटिंग कर रहा है, बॉल आई, ठीक है, हमने बैट से बॉल पे फोर्स लगाया और बॉल की डायरेक्शन बदल गई, राइट। पहले वो ऐसे आ रही थी मेरी तरफ और अब वो दूसरी तरफ जाने लगी, तो फोर्स से डायरेक्शन भी बदल सकता है। ऑब्वियसली फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है ऑब्जेक्ट का। ये समझ आ गया। और क्या कर सकता है, फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। आपके हाथ में कोई प्लास्टिक की बॉल है और आप उसको दबाओ तो दब जाएगी, राइट। आपके पास बुक है, आप बुक को मोड़ दो ऐसे, बुक को मत मोड़ना लेकिन बुक मोड़ सकते हो, राइट। फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। जैसे आप लोगों की लड़ाई होती है तो बोलते हो ना, मैंने मार मार के उसकी खोपड़ी, ये खैर मैं नहीं बोलना चाहिए क्लास में, लेकिन मार मार के मैंने उसका हुलिया बिगाड़ दिया, ऐसे लोग बोलते हैं ना मूवीज में। ठीक है, तो शेप ऑफ द बॉडी बदली जा सकती है। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो ये सारी चीजें फोर्स कर सकता है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, ये देख लो भाई, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। ये देखो, डायनामिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि क्यों हर चीज मूव कर रही है, जैसे इसके चलो देखो, तो डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मोशन, राइट। तो देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट, सुनो पहले ध्यान से, बहुत सारे साइंटिस्ट काफी सालों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि चीजें मूव क्यों करती हैं, राइट, कि चीजें मूव क्यों करती हैं। लेकिन एटलीस्ट 100-200 साल का डिले हो गया हमें ये समझने में कि चीजें मूव क्यों करती हैं। क्यों डिले हो गया, डिले होने का रीजन ये था कि हमने रॉन्ग क्ल्यू पकड़ लिया। साइंटिस्ट ने कुछ गलत क्ल्यू पकड़ लिया और उसी पे वो स्टडी करने लगे। कैसे गलत क्ल्यू पकड़ लिया उन्होंने, देखो, जैसे अगर आपको कहीं पे धुआं दिखे, अगर आपको कहीं पे स्मोक दिखता है, तो क्या आप गेस करते हो कि स्मोक है, मतलब कहीं ना कहीं आग लगी होगी, राइट। ऐसे ही उस समय साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि कोई चीज अगर मूव कर रही है, किसी भी चीज के पास अगर वेलोसिटी है, तो उन्होंने सोच लिया कि इसका मतलब कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है, स्मोक है तो फायर है, मान गया, वेरी गुड, सही आंसर। लेकिन क्या कोई चीज मूव कर रही है और उसके ऊपर फोर्स लगना जरूरी है क्या, ये साइंटिस्ट ने सोचा था कि जरूरी है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उस पर फोर्स लगना ही चाहिए। ये साइंटिस्ट ने सोच लिया था, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको समझाऊंगा, राइट। अब जैसे क्या सीन हो गया कि जब हम इस तरीके से स्टडी करने लगे चीजों को कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास फोर्स होना चाहिए मूव करने के लिए, तो हमें भगवान को लाना पड़ा, राइट। कि अब बताओ, अर्थ मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है भैया, तो अर्थ को कौन पुश कर रहा है, हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, राइट। तो उस समय फिर हमें भगवान के कॉन्सेप्ट लाने पड़े, एंजल्स के कॉन्सेप्ट लाने पड़े, और वो सब फिर हम किसी तरीके से कोशिश करते थे ये समझाने की कि ये चीज मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, लेकिन मजा नहीं आया साइंटिस्ट को इसमें, राइट। ये बिल्कुल ही रॉन्ग क्ल्यू था। क्यों रॉन्ग क्ल्यू था, उसको जरा आप समझने की कोशिश करो यहाँ पे ध्यान से। सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास एक बॉल है, ठीक। आपने इस बॉल को क्या किया, कुछ वेलोसिटी दे दी, मान लो v वेलोसिटी दी, ठीक है, ये एक रफ सरफेस है, आपने इसको v वेलोसिटी दी, तो क्या होगा, बॉल चलेगी 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 और मान लो यहाँ पे आके वो बॉल रुक गई, फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 0, ठीक। अब क्या करा, फिर से क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ये जो सरफेस रफ था ना, इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दो, थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दो, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मूथ करने के बाद आप इस बॉल को फिर से इसी पॉइंट से अगर v वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा, ये बॉल फिर जाएगी जाएगी चलेगी चलेगी और ये कहीं दूर जाके रेस्ट पे आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगी। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो जब आप सरफेस को स्मूथ बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली इस पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे इस पे क्या लग रहा था, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था ना, इन बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन वाज एक्टिंग हियर, ठीक। तो आपने जब सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ किया तो क्या हो गया, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया और ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके रुका। तो ऐसा क्या होगा अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को फिर से एक सरफेस पे इस तरीके से प्रोजेक्ट किया और ये एकदम ही फ्रिक्शन लेस हो जाए, बताओ। अगर ये सरफेस एकदम ही फ्रिक्शन लेस हो जाए, सपोज मैंने यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है इसको इनिशियली, ठीक है, और सरफेस एकदम फ्रिक्शनलेस है, तो बताओ ये रुकेगा क्या, कभी भी ये बॉल रुकेगी, इसको रोकने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, राइट। तो अगर इसको रोकने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं तो इसका मतलब बॉल रुकेगी ही नहीं, बॉल हमेशा चलती रहेगी। ये समझ आया। वैक्यूम, हाँ, मतलब हर चीज, ना तो एयर रेजिस्टेंस है और ना सरफेस रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है, तो बॉल रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी। नहीं नहीं, अरे ग्रेविटी इज नॉट एन अपोजिंग फोर्स, है ना, ग्रेविटी की वजह में रहेगा, ग्रेविटी कोई अपोज थोड़ी ना करता है मोशन को, ठीक है, ग्रेविटी का कोई इशू नहीं है, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए बस, तो ये सरफेस चलती रहेगी, मतलब ये सरफेस पे चलती रहेगी। अब एक बात सोचो, अगर आप लोगों को वी इंफिनिटी नहीं होगा, ऋतिक थोड़ा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वी इंफिनिटी नहीं होगा,
अगर मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दी है तो इसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी। कम कैसे हो सकती है? क्योंकि अपोजिट फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कम नहीं होगी, लेकिन बढ़ेगी भी तो नहीं। देखो अब एक बार फिर से समझो मेरी बात को यहाँ पे। अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में होता, मान लो F1, तो क्या होता? इनिशियली ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, अगर मैंने इस पे F1 फोर्स लगाया तो अब ये फोर्स की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, ये 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, राइट? तो ये फोर्स F1 तो नहीं है, राइट? और अगर इस पे कोई फोर्स F2 होता अपोजिट डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड क्या होती? 5 से कम हो जाती, 4 हो जाती, 3 हो जाती, फिर रुक जाता। लेकिन अगर F1 और F2 दोनों ही नहीं हो तो क्या होगा? बॉल हमेशा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती रहेगी। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस ऋतिक, अब आपने सही बोला है कि इफ नो फोर्स इज एक्टिंग देन वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। चलो अब आपको क्या समझ आया कि जो साइंटिस्ट ने ये वाला जो क्लू पकड़ा था कि अगर कोई बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उस पे फोर्स लग रहा होगा, ये सही है कि गलत है? दिस इज द रॉन्ग क्लू, है ना? कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उस पे फोर्स लगना जरूरी नहीं है, उस पे फोर्स नहीं लग रहा होगा, नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया ना? तो चलो अब वापस अपने सही पॉइंट पे चलते हैं। हमें क्या समझ आया? राइट क्लू क्या है? कि स्मोक है तो फायर है। वेरी गुड, हमें समझ आ गया, स्मोक है तो भैया फायर तो होगा ही। तो क्या ऐसी चीज है जो होगी तो आप बोल सकते हैं कि फोर्स लग रहा होगा? ये बताओ। चेंज इन वेलोसिटी, राइट? अगर वेलोसिटी बदल रही है तभी आप बोल सकते हो कि फोर्स लग रहा होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स नहीं लग रहा है। आगे समझ? वेरी गुड, यही मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चों के दिमाग में भी रहता है, राइट? कि अगर कोई कार है, जैसे देखो आप कार में बहुत बार ट्रैवल करते होगे, आपने देखा होगा कि कभी कभी कार एक कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, आपने एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है और कार, यस वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? एक्सेलरेशन, राइट? तो फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन होगा, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, राइट? तो जब कार, एक बात बताओ, जब आपकी कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है एक स्ट्रेट रोड पे 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब इसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? तो नेट फोर्स जीरो कैसे हो रहा है? देखो कार के ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं, ठीक है? कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? एक तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में, एयर, ठीक, एयर रेजिस्टेंस, और एक जो इंजन इस पे फोर्स लगा रहा होगा, राइट? तो जब भी आपकी कार एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो ना सड़क पे, तो आप ये समझ जाना कि इंजन का फोर्स और एयर रेजिस्टेंस का फोर्स बराबर हो रहा होगा, तभी आपकी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है। अगर इंजन का फोर्स ज्यादा हो जाए तो स्पीड आपकी बढ़ने लगेगी 20 से 21, 22, 23 ऐसे, और अगर इंजन का फोर्स रेजिस्टेंस से कम हो जाए तो आपकी स्पीड कम होने लगेगी। ये समझ आया नहीं आया? लेकिन अगर आपकी कार सेम स्पीड से चल रही है स्ट्रेट हाईवे पे, तो इसका क्या मतलब है कि इंजन जितना भी फोर्स लगा रहा है ना, वो सब एयर रेजिस्टेंस के फोर्स के बराबर है एकदम, तभी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है आपकी कार। कोई डाउट, कोई भी परेशानी है क्या आपको? आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जो चीजें देखो मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ उन चीजों पे जहां पे बच्चे हमेशा फंसते हैं, जो कॉमन जो उनके डाउट्स होते हैं ना, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं उन पे फोकस करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं तो बिल्कुल मजे से बैठे रहो, हर क्लास में आना आप लोग, ठीक है? मिस मत करना, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, सबको समझ आना चाहिए अच्छे से, ओके? तो ये चीजें तो आपको समझ आ गई। आज की क्लास में तो चलो इतना ही पढ़ाऊंगा।